नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। पिछले वीडियो में हमने संश्लेषित रेशों के बारे में अध्ययन किया था। आज का हमारा प्रकरण है प्लास्टिक। आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुओं की सूची हमें बनानी चाहिए जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती हैं तथा वे प्लास्टिक से बनी हों। संश्लेषित रेशों की तरह ही प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में रेखिक होती है यानी कि खड़ी, और कुछ में तिर्यक यानी कि आड़ी क्रॉसबद्ध होती है, जैसा कि चित्र 3.6 ए व बी में दर्शाया गया है। प्लास्टिक की सभी वस्तुएं संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध हैं, जैसा कि चित्र 3.7 में दिखाया गया है। देखिए, प्लास्टिक की कुर्सी, बाल्टी, गिलास तथा एक मोटर बाइक यानी कि खिलौना है। प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है, इसे बेलकर चद्दरों में बदला जा सकता है अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। इसलिए इनके विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं। पॉलीथीन भी प्लास्टिक का एक प्रकार है। पॉलीथीन पॉली प्लस एथीन इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जो सामान्यतः उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम आता है। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़िए। क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं? शायद नहीं, क्योंकि मोड़ने हेतु बल लगाने पर वे टूट जाती हैं। जब हम प्लास्टिक की एक बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाती है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाला जाता है, इन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। इसके दो उदाहरण हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। मेलामाइन एक बहुत उपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने में अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने में उपयोग में लिया जाता है, जो आग का प्रतिरोध करते हैं, यानी कि उनमें आग नहीं लगती है, आग को सहन करने की क्षमता होती है। चित्र 3.8 में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोग को प्रदर्शित किया गया है। ऊपर वाले चित्र में प्लेट, बिजली का स्विच तथा कुछ अन्य वस्तुएं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण स्वरूप दी गई हैं। उसी के नीचे थर्मोप्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं दी गई हैं। विकल्प पदार्थ प्लास्टिक, यानी कि हमें किन्हीं वस्तुओं का उपयोग करने से वे विकल्प कोई मिल जाए, यानी कि दूसरा अन्य कोई मिल जाए, उसका एक स्वरूप हो सकता है प्लास्टिक। आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोचें तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। इसका कारण उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य
और उपयोग में आसानी है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्षयानों में भी होता है। उपयोग की यह सूची असीमित है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुओं आदि से गिनना प्रारंभ करें। आइए अब प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुणों की विवेचना करते हैं, यानी कि उनमें अन्य कौन कौन से गुण होते हैं। आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें जंग लग जाता है, परंतु प्लास्टिक वायु और जल से अभिक्रिया नहीं करते। उनका संक्षारण आसानी से नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। संचयन यानी एकत्र करने हेतु किया जाता है। प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता और दादा दादी से बात हम कर सकते हैं। किस पदार्थ की बनी बाल्टियाँ और मग आज आप उपयोग में ले रहे हैं? पुराने समय में वे लोहे, एल्यूमिनियम इत्यादि की बाल्टियों का उपयोग करते थे। आज के समय में हम बाल्टियाँ और मग जो कि प्लास्टिक से बने होते हैं उनका बहुतायत से उपयोग करते हैं। सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा ये सस्ते होते हैं। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की हम सूची बना सकते हैं जिन्हें हम दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। प्लास्टिक कुचालक है। ऊपर हमने सीखा है कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक के आवरण से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे भी इसी के बनते हैं। प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। इनके उपयोगों के कुछ उदाहरण हैं: दवा की गोलियां, टिकियों को पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने और विविध प्रकार के चिकित्सकीय यंत्र। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लाए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती। टेफ्लॉन एक प्रकार का विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। अग्नि सह प्लास्टिक अर्थात अग्नि को सहन, यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है, उससे अग्निरोधक बनाती है। अब हम जानते हैं कि हमारा प्लास्टिक और पर्यावरण इनका आपस में क्या संबंध है। जब हम बाज़ार में जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटी वस्तुएं मिलती हैं। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। क्योंकि यह आसानी से पिघलता नहीं है, अर्थात का अपघटन नहीं होता है। जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित होता है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाता है। सारणी 3.3 इसमें अपशिष्ट के प्रकार दिए हैं: सब्जी और फल के छिलके, बचा हुआ भोजन आदि। अपघटित होने में लगने वाला समय 1 से 2 सप्ताह। पदार्थ की प्रकृति कैसी है? जैव निम्नीकरणीय। कागज 10 से 30 दिन में अपघटित होता है, इसकी प्रकृति जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वाली है। सूती कपड़ा 2 से 5 माह में अपघटित होता है, प्रकृति है जैव निम्नीकरणीय। लकड़ी 10 से 15 वर्ष में अपघटित होती है, की प्रकृति है जैव निम्नीकरणीय। ऊनी वस्त्र लगभग 1 वर्ष में अपघटित होता है, इसकी प्रकृति जैव निम्नीकरणीय है। टीन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे 100 से 500 वर्ष में अपघटित होते हैं, इसकी प्रकृति जैव अनिम्नीकरणीय है। प्लास्टिक थैलियाँ कई वर्षों
में भी अपघटित नहीं होते हैं। इसकी प्रकृति जैव अनिम्नीकरणीय है। क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, यह पर्यावरण हितैषी नहीं है। यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतया जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रिया में यह भारी मात्रा में विषैली गैस उत्सर्जित कर पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इस समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है? यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से हमें बचना चाहिए। कपास या जूट के बने थैले का प्रयोग करना चाहिए। जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए और इनका अलग अलग निस्तारण करना चाहिए। इसे अपने घरों पर व्यवहार में हमें लाना चाहिए। कुछ और भी तरीके हम सुझा सकते हैं जिनके द्वारा हम प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी हम एक सूची बना सकते हैं। पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं। इससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाता है। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में हमें 5R सिद्धांत को याद रखना चाहिए। 5R यानी रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर, रिफ्यूज़। रिड्यूस यानी उपयोग कम करना चाहिए, रीयूज़ पुनः उपयोग करना चाहिए, रिसाइकल पुनः चक्रित करके उपयोग करना चाहिए, रिकवर पुनः प्राप्त करना चाहिए, रिफ्यूज़ यानी उपयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की आदतें विकसित करके हम पर्यावरण के हितैषी बन सकते हैं। क्या आपने कोई कचरे का ढेर देखा है जहां पशु, विशेष रूप से गायें, कचरा खा रही हो? खाद्य अपशिष्ट खाने में के प्रक्रम में ये पशु पॉलीथीन की थैलियाँ और खाद्य पदार्थ के रैपर भी निगल जाते हैं। इसका इनके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न करते हैं, अर्थात श्वास लेने में तकलीफ होती है, अथवा आमाशय में एक अस्तर बनाते हैं और अंततः इनकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियाँ नालियों को रोक देती हैं। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्किट और अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर सड़क पर, उद्यान अथवा पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आपका क्या उपाय सुझा सकते हैं जिससे सार्वजनिक स्थल पर स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बन सके? रेशा विवेक। प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकनी चाहिए। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला अथवा जूट का थैला लेकर जाना चाहिए। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बों का प्रयोग करना चाहिए। भैया बहनों, हमने इस अध्याय में कुछ प्रमुख वैज्ञानिक शब्द पढ़े हैं, जैसे कि एक्रिलिक, कृत्रिम रेशम, नायलॉन, प्लास्टिक, पॉलिस्टर, पॉलीमर, पॉलीथीन, रेयॉन, संश्लेषित रेशे, टेरिलिन, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब आपको कक्षा कार्य में इन मुख्य बिंदुओं जिनका हमने इस अध्याय में अध्ययन किया है, आपने क्या सीखा, इनको लिखना है तथा गृह कार्य में प्रश्न क्रमांक 1, कुछ संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं? प्रश्न क्रमांक 2, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता ऊंचे शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशों की प्रबलता दर्शाती हैं। प्रश्न क्रमांक 5, खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार हमें कुल 6 प्रश्न करने हैं। धन्यवाद।